हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे दो बातें इस समय दोस्तों खास तौर पे चल रही हैं। एक तो शिक्षकों की पदोन्नति का मामला है। अप्रैल 2023 तक वो हो जाना है। इसी के साथ साथ एक नई मुहिम है, नई बात है। शिक्षकों का जिले के भीतर अंतः जनपदी तबादले की बात हो रही, इस समायोजन की बात हो रही, जिसको हम अंतः जनपदी तबादला भी, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र भी यहाँ पे बोला जा रहा है। अब लोगों में कौतूहल है, जिज्ञासा है, ऊहापोह की स्थिति है कि आखिर कौन हटेगा, क्योंकि 68,000 जो शिक्षकों की भर्ती हुई, 68,500 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। तो शिक्षक जो है अपने जो कंफर्टेबल जोन है, जो वांछित विद्यालय हैं वहाँ पे काबिज हो चुके हैं और वहाँ पे अपनी सेवा भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में कौतूहल और जिज्ञासा का और भी बढ़ जाना लाजमी है, क्योंकि कैसे विद्यालयों में जाने होंगे और क्या अपना विकास खंड रहेगा या अपने विकास खंड को भी छोड़ना होगा। ऐसे ही नाना प्रकार की बातें मन को विचलित कर रही हैं, जिस तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन परेशान हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको दोस्तों मदद करेगा। इस वीडियो में जो बातें हैं वो आपके जहन में जो तमाम प्रश्न उठ रहे हैं, जो कौतूहल जिज्ञासा के हैं, जो परेशानी के हैं, बिल्कुल उन्हें शांत करेगा, उनका शमन करेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, आते हैं, देखते हैं कि जो शासकीय नियम है, जो तमाम पत्र जारी हुए हैं, उसके आलोक में जो समायोजन की प्रक्रिया होगी वो किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए होगी। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि मानव संपदा पोर्टल पर दिनांक 30 अप्रैल 2022 को उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर सरप्लस अध्यापक व प्रधानाध्यापक को चिन्हित किया जाएगा। सबसे पहला बिंदु यही है कि 30 अप्रैल 2022 को जो स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होगा वही डिसाइड करेगा कि सरप्लस टीचर कितने हैं या हेड टीचर वाकई सरप्लस है या नहीं। दूसरा है कि आवश्यकता वाले विद्यालय, जिसको हम डेफिसिट स्कूल भी बोलते हैं, एवं संतृप्त विद्यालयों के शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। अगर कोई स्कूल शिक्षक शिक्षार्थी के रेशियो पे सैचुरेटेड है तो बिल्कुल उस स्कूल को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, और जो स्कूल ऑलरेडी डेफिसिट है, जहाँ पे शिक्षक की ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन विद्यालय के शिक्षकों को बिल्कुल टच नहीं किया जाएगा। फिर आगे बात हो रही ऐसे विद्यालय जो बंद हैं, वहाँ पर कम से कम 2 अध्यापक अनिवार्य रूप से तैनात होंगे। अगर कोई स्कूल बंद है तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली वहाँ पे 2 टीचर को भेजा जाएगा। उस विद्यालय को चलाने के लिए न्यूनतम 2 शिक्षक उस विद्यालय में जाएंगे। फिर बात हो रही RTE यानी राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009, मानक की छात्र संख्या के सापेक्ष सहायक अध्यापक सरप्लस होंगे। साथ ही 100/150 से कम छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक सरप्लस होंगे। यहाँ पे बात हो रही है कि RTE 2009 के मानकों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी मिडिल स्कूल हो, कोई भी UPS हो, अगर वहाँ पे 100 बच्चे से कम बच्चे हैं तो वहाँ पे जो हेड टीचर का पद है वो फिनिश हो जाएगा, और वहाँ के हेड टीचर जो काम कर रहे हैं उन्हें अतिरिक्त मानते हुए उन्हें समायोजित किया जाएगा। ऐसे ही प्राइमरी पाठशाला में जहाँ 150 से कम बच्चे हैं वहाँ पे हेड टीचर का पद नहीं रहेगा, हेड टीचर वहाँ पे अतिरिक्त माना जाएगा, वो भी सरप्लस की श्रेणी में आएंगे और समायोजन की जो क्राइटेरिया है उसमें वो पूरी तरीके से फिट बैठेंगे, यानी वो किसी अन्यत्र विद्यालय में गमन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, बिल्कुल पात्र हैं। आगे बात करेंगे, एक सरप्लस अध्यापक वाले विद्यालय के ऐसे अध्यापक सरप्लस माने जाएंगे जिनके विद्यालय आते ही RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट का मानक छात्र संख्या के सापेक्ष अधिक अध्यापक होना विचलन हुआ है। अब कौन हटेंगे? हटेंगे वही ऑलरेडी जो टीचर थे वो नहीं हटेंगे, जो बाद में शिक्षक आए हैं और जिनके आने से शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात बिगड़ गया है, वही अतिरिक्त शिक्षक माने जाएंगे। उसमें भी
आप ये मान के चलिए कि अवरोही क्रम बनेगा, उसमें सीनियर मोस्ट जो होगा वो ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद जो ज्वाइन किया है उसको वो रखा जाएगा, और सबसे जो आप मान के चलिए जूनियर है वो नीचे रहेगा, बट वो एडजस्टमेंट में, समायोजन में पहले हटेगा, यानी वो सबसे ऊपर हो जाएगा। अवरोही क्रम का यही मतलब है। अर्थात जिनके आते ही सरप्लस की स्थिति बन गई, ऐसे सरप्लस मात्र की विद्यालय में आने की तिथि के अनुसार अवरोही सूची बनेगी, जिसमें सबसे बाद में आया व्यक्ति सबसे ऊपर हो जाएगा। यही बात कही जा रही है, यानी सबसे बाद में आया हुआ व्यक्ति उस विद्यालय में सबसे बाद में आया है। देखिए सीधी सी बात है, कोई विद्यालय सामान्य स्थिति में चल रहा था, शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात वहाँ बराबर था, कोई पहला व्यक्ति आता है, उसने आरटीई यानी शिक्षक शिक्षार्थी के मानक को बिगाड़ दिया, उसके बाद यहीं पे गलती हुई, फिर दूसरा शिक्षक आता है, उसने मानक को और डिस्टर्ब किया, तीसरा आता है तो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ। तो सबसे पहले हटने की जो स्थिति होगी वो सबसे अंत में जो व्यक्ति आया है शिक्षक के रूप में उसे पहले हटाया जाएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे, फिर पहली पोजीशन पे जो आया है, क्योंकि पहली पोजीशन पे जो आया है उसने शिक्षक शिक्षार्थी के अनुपात को बिगाड़ा है, लेकिन इस रूप में नहीं कि जितना दूसरा तीसरा, तो उसी क्रम से हटेंगे तो सभी। तो आप मान के चलिए कि सबसे अंत में जो ज्वाइन किया है वो सबसे पहले हो जाएगा, पहले उसे हटाया जाएगा, फिर दूसरे क्रम में दूसरे को, तीसरे क्रम में तीसरे को। फिर आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत हैं में केवल एक ही व्यक्ति जा सकेगा। आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालय, डेफिसिट स्कूल की बात हो रही, जहां 2 या अधिक अध्यापक कार्यरत हैं में केवल एक। सीधी सी बात है, अगर कोई स्कूल है जहां 2 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं तो वहाँ पे एक ही शिक्षक हटेगा, 2 शिक्षक वहाँ उस विद्यालय में बने रहेंगे। सर्वप्रथम आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय में चिन्हित अध्यापक या अध्यापिका या प्रधानाध्यापक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले 25 विद्यालय का विकल्प लेते हुए अंतः जनपदीय स्थानांतरण किया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा, जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक कार्यरत हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, वहां चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो सरप्लस के रूप में हेड टीचर हों। यहाँ पे बात मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे इस समय का जो मानक है वो 8 शिक्षक से ज़्यादा शिक्षक हैं। आरटीई के मानक के हिसाब से बात की जा रही है कि अगर शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात माना जाएगा, उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि 8 से अधिक शिक्षक है तो वो स्कूल सरप्लस माने जाएंगे। तो 25 ऑप्शन देना है। किनको ऑप्शन देना है? जिनके आने से आरटीई का नॉर्म्स वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, वही जो शिक्षक हैं 25 विद्यालय की सूची उनको भरनी होगी, अपनी सुविधा अनुसार भरनी होगी। अब वो कैसे भरेंगे? तो सूची का प्रकाशन होगा जिसमें वो देख सकेंगे कि डेफिसिट स्कूल की लिस्ट कौन सी है, किस विकास खंड में कौन सा विद्यालय डेफिसिट की कैटेगरी में है, वो बिल्कुल आवेदन उन विद्यालयों के लिए कर सकेंगे। स्वेच्छा से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालय, सरप्लस से आवश्यकता वाले विद्यालय के लिए 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में उनकी वरिष्ठता निम्न देय भारांक के अनुसार की जाएगी। अब स्वेच्छा से हो सकता है एक ही विद्यालय को कई शिक्षक आवेदन कर दें, तो ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। उसके लिए यहाँ पे बाकायदा क्राइटेरिया दिया गया है। सेवा के लिए 1 अंक, 1 वर्ष की सेवा के लिए 1 अंक, अधिकतम इसमें 10 अंक मिलेंगे। असाध्य या गंभीर रोग, चाहे शिक्षक स्वयं इससे पीड़ित हो या उसकी पत्नी पीड़ित हो या बच्चे, तो 15 अंक मिलेंगे। दिव्यांग अध्यापक, स्वयं जीवन साथी या बच्चे, 10 अंक मिलेंगे। सरकारी नौकरी करने वाले पति या पत्नी के जिले में अगर हैं तो 10 अंक उन्हें मिल जाएंगे। एकल अभिभावक हैं अगर तो 10 अंक उन्हें मिलेंगे। सिंगल पेरेंट हैं यानी एक ही बच्चा है, महिला अध्यापिका को 10 अंक मिल जाएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार अगर किसी को मिला है, नेशनल अवार्डी है, तो 5 अंक उसको मिलेंगे। स्टेट अवार्डी को 3 अंक मिलेंगे। इस तरीके से भारांक मिलेंगे। ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनकी सेवा अवधि ऑनलाइन आवेदन के समय महज 2 वर्ष शेष है, उनको समायोजन से यद्यपि मुक्त रखा जाएगा, लेकिन स्वेच्छा से वे आवेदन
किया जा सकता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर उनकी इच्छा है, यद्यपि उनको 2 साल की मात्र सर्विस रखी गई है, उनको टच नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको मना नहीं किया जाएगा, वो भर सकते हैं। कहने का मतलब उनकी स्वेच्छा अगर है तो वो भर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर कम से कम 2 अध्यापक अध्यापिकाएं व जूनियर स्तर पर कम से कम 3 अध्यापक अध्यापिकाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। इस स्थिति में किसी को हटाया नहीं जाएगा। किसी भी स्कूल में प्राइमरी लेवल पे 2 टीचर्स विल बी देयर और उन्हें किसी भी प्रकार से टच नहीं किया जाएगा, और 3 टीचर्स इन अपर प्राइमरी स्कूल, उन्हें भी टच नहीं किया जाएगा। यदि छात्र संख्या आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार मौजूद है तो प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 8 और जूनियर स्तर पर अधिकतम 6 अध्यापक अध्यापिकाएं रह सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आरटीई एक्ट के हिसाब से मान लीजिए शिक्षार्थी बहुत ज़्यादा हैं तो मानक देखा जाएगा। प्राइमरी लेवल पे भी मानक यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अधिकतम 8 ही शिक्षक रह सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर 8 से ज़्यादा कहीं शिक्षक हैं तो बिल्कुल वहाँ पे हटाया जाएगा। समायोजन में सबसे पहले बंद विद्यालय, उसके बाद जहाँ शिक्षा मित्र हैं, और उसके बाद क्रमशः एकल, 2 और 3 शिक्षक वाले विद्यालय में शिक्षक भेजे जाएंगे। संविलियन विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय में प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में छात्र के आधार पर पद का निर्धारण अलग अलग होगा। समायोजन या पदोन्नति में ब्लॉक पदाधिकारी की स्थिति, बहुत से लोग नेता हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, वो अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनकी स्थिति क्या होगी। उनके मन में भी तमाम बातें उठ रही हैं कि हमारा जो पद है, हम किसी विकास खंड में मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, हमारा छिन जाएगा, किसी दूसरे विकास खंड में चले जाएंगे तो पहचान चली जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पत्रांक 7728-7803 दिनांक 26/9/2013 के आदेश के अनुपालन में ब्लॉक के अध्यक्ष और मंत्री को समायोजन या पदोन्नति के पश्चात, समायोजन और पदोन्नति दोस्तों होनी है उनकी, फिर उनको कार्यरत ब्लॉक में ही पदस्थापित कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।